आज का टॉपिक है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमने पढ़ लिया है और आज हमें पढ़ना है न्यूटन का सेकेंड लॉ मोशन के बारे में। न्यूटन के सेकेंड लॉ की जरूरत क्यों पड़ी, न्यूटन ने 3 नियम दिए क्यों, और यदि न्यूटन ने 3 नियम दिए तो क्या इन तीनों नियम का आपस में कोई रिलेशनशिप था, क्योंकि न्यूटन ने तो ऐसे बहुत सारी चीजें दिया हुआ है, लेकिन हमको इनको कलेक्ट करके एक साथ पढ़ते हैं। एक साथ इसलिए पढ़ते हैं कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ, न्यूटन का सेकेंड लॉ और न्यूटन का थर्ड लॉ, दिस ऑल आर डिपेंडेंट ऑन द मोशन। ये तीनों किस पे डिपेंडेंट है? मोशन पे। दूसरा, ये तीनों किस पे डिपेंडेंट है? फोर्स पे। यानी कि द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ऑल दीज लॉ आर गिवन फॉर द मोशन। तीनों लॉ को किस लिए दिया न्यूटन ने? मोशन के लिए। अब तीनों लॉ को मोशन के लिए दिया तो उसमें एक चीज और इंक्लूड होती है, और वो चीज है हमारी फोर्स। क्या है? फोर्स। क्यों फोर्स का रिलेशनशिप है इस मोशन में? क्योंकि यदि हम देख रहे हैं कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, तो यहां पे तो कोई फोर्स नाम का टर्म ही नहीं है। देयर इज नो टर्म लाइक फोर्स इन दिस हेडिंग, देयर इज नो टर्म like force in this title. Then why I am talking about force? Reason is that कि पहला क्या है, न्यूटन सेकेंड लॉ जानने के पहले न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को एक बार रिवाइज कर लीजिए और फिर वहीं से हम सेकेंड लॉ की तरफ बढ़ेंगे। तो ये रीजन आएगा कि न्यूटन फर्स्ट लॉ और न्यूटन सेकेंड लॉ में रिलेशनशिप क्या है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग कि न्यूटन सेकेंड लॉ और न्यूटन फर्स्ट लॉ, मैक्सिमम एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि प्रूव दैट न्यूटन सेकेंड लॉ कंटेन्स न्यूटन फर्स्ट लॉ। ये प्रूव करिए कि न्यूटन के सेकेंड लॉ में ऑलरेडी न्यूटन का फर्स्ट लॉ इंक्लूडेड होता है। हाउ कैन बी इट प्रूव्ड? कैसे इसको प्रूव करेंगे? तो फर्स्ट, सबसे पहले न्यूटन फर्स्ट लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ में हमने क्या पढ़ा? न्यूटन फर्स्ट लॉ में हमने ये पढ़ा कि यदि कोई ऑब्जेक्ट है, इफ देयर बी एनी ऑब्जेक्ट, और यदि ये रेस्ट में है तो ये रेस्ट में ही रहेगी, और यदि यह मोशन में है तो ये मोशन में ही रहेगी, अनलेस एंड अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। क्या नाम लिया हमने? क्या नाम लिया हमने? unless and until external force। क्या नाम लिया? external force। तो अब समझ में आ गया। अभी जो बात मैं कर रहा था कि न्यूटन के जो 3 लॉ है, the 3 laws of motion, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तीनों किस पे डिपेंडेंट हैं? तीनों डिपेंडेंट है मोशन पे और फोर्स पे। क्योंकि न्यूटन का जब फर्स्ट लॉ हम पढ़ेंगे तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या था? न्यूटन का फर्स्ट लॉ यही है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो ये रेस्ट में ही रहना चाहती है, और यदि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो ये मोशन में ही रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बल नहीं लगाया जाए। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी ऑब्जेक्ट जैसी है, जिस स्थिति में है, जिस परिस्थिति में है, उसी में रहना चाहेगी। वो उस परिस्थिति को, वो अपनी अवस्था को, वो अपनी पोजीशन को, वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करना चाहेगी। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज इफ एनी ऑब्जेक्ट इज एट पोजीशन ऑफ रेस्ट देन इट वांट्स टू बी इन रेस्ट, and if any object is in motion then it wants to be in motion unless and until an external force is applied on it। यानी कि जो जैसा है वो वैसा ही रहना चाहता है। फिर से जरा सा यहां पे कंसंट्रेट करिए। मान लिया कि ये कोई ऑब्जेक्ट है,
मान लिया, मानने में कोई फर्क नहीं पड़ता, मान लिया करिए। मान लेने से फिजिक्स आसान हो जाती है, इसलिए मान लेना बहुत ही जरूरी है। मान लिया कि पेड़ से फल गिर रहे हैं, मानेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए कि आपके अकाउंट में पैसे हैं, जब मान लेंगे तो सोचेंगे कि इन पैसों का खर्च हम कैसे करेंगे। जब सोचेंगे तो थोड़ा सा दिमाग का एक्सप्लोर होगा, चीजें के बारे में आप थिंक करेंगे, तो मानना चाहिए। तो एक बार हम मानते हैं कि एक ऑब्जेक्ट यहां पे, क्लियर। अभी ऑब्जेक्ट है किसमें, रेस्ट में है, रुकी हुई है। जैसे हम रुके हुए हैं, जैसे आप रुके हुए हैं, वैसे ऑब्जेक्ट भी रुका हुआ है। तो यदि ये ऑब्जेक्ट यहां पे रेस्ट में है तो न्यूटन ने क्या कहा, सर आइजैक न्यूटन ने कहा क्या कि ये ऑब्जेक्ट अपने आप लुढ़कना चालू कर देगी, ये ऑब्जेक्ट अपने आप घूमना चालू कर देगी, ये अपने आप ऑब्जेक्ट उड़ना चालू कर देगी। क्या ऐसा न्यूटन ने कहा? आपका आंसर होगा नहीं। न्यूटन सर ने तो कुछ और कहा। और न्यूटन सर ने कहा क्या? न्यूटन सर ने कहा ये कि यदि ये ऑब्जेक्टवा रेस्ट में है तो ये रेस्ट में ही रहेगी, कहीं नहीं जाने वाली, कहीं नहीं उड़ने वाली, कहीं नहीं लुढ़कने वाली। ऐसा कुछ नहीं होगा इस ऑब्जेक्ट के साथ। कब तक एक लड़का नहीं पढ़ता है जो थोड़ा सा मंडीट होता है, कब तक? जब तक मां डंडा लेके दौड़ाए ना, तब तक डंडा लेके नहीं होगा। आप लोग या बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि होमवर्क तब तक नहीं करेंगे जब तक कि क्लास में टीचर छड़ी ना उठा ले। तो होमवर्क करने की शर्त ही ये है कि टीचर क्लास में छड़ी उठाएं। जब तक छड़ी नहीं उठेगी तब तक कोई भी होमवर्क नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये ऑब्जेक्ट यदि रेस्ट में है तो ये रेस्ट में ही रहेगी, और ये ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में रहेगी। क्लियर। अब यदि ऑब्जेक्ट ये रेस्ट में है तो ये रेस्ट में ही रहेगी, इतना तो कंसेप्ट क्लियर है। और न्यूटन ने क्या कहा, कब तक रहेगी? जब तक कि उस पर फोर्स नहीं अप्लाई किया जाए। क्लियर है? क्लियर है। अब सवाल ये है कि न्यूटन ने ये बताया पहले लॉ में कि इस ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में ले जाने के लिए, रेस्ट से मोशन में ले जाने के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट है? फोर्स की। किस चीज की रिक्वायरमेंट है? फोर्स की। उल्टा सोचिए, इस ऑब्जेक्ट को मोशन से रेस्ट में ले जाने के लिए कोई गेंद लुढ़क रही है, रुकेगी क्या अपने आप? कोई यदि फ्रिक्शन नहीं है तो नहीं रुकेगी। क्या करना पड़ेगा आपको? उसको खुद रोकना पड़ेगा। वी हैव टू अप्लाई द फोर्स टू स्टॉप दैट बॉल। इट मीन्स, इसका मतलब हुआ क्या? इसका मतलब ये हुआ कि यदि ऑब्जेक्ट रेस्ट में थी और इसको मोशन में ले जा रहा था, देन इन दैट केस हमने फोर्स अप्लाई किया। फोर्स अप्लाई करने की जरूरत है। द सेकेंड केस, व्हेन ऑब्जेक्ट मोशन में है, कोई बॉल लुढ़क रही है, कोई चीज मोशन कर रही है, क्या करना पड़ेगा उस ऑब्जेक्ट को मोशन से रोकने के लिए? उस पर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। वी हैव टू अप्लाई अ फोर्स। जैसे कि यदि आप बाइक चला रहे हो, कार चला रहे हो, कुछ भी ऐसी बात कर रहे हो और आपको रोकना होता है तो क्या करते हैं आप? ब्रेक लगाते हैं। जब ब्रेक लगाते हैं तो क्या होती है? आपकी बाइक रुकती है। तो ब्रेक है क्या? वो ब्रेक के थ्रू क्या लगाते हैं? फोर्स लगाते हैं। दो कंडीशन यहां पर हमने पढ़ी कि यदि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और मोशन में जा रहा है तो हमें फोर्स की जरूरत पड़ी है। यदि ऑब्जेक्ट मोशन में है और रेस्ट में जा रहा है तो भी हमको फोर्स की जरूरत पड़ी है। क्लियर है? अब रेस्ट से मोशन में गया, यानी कि ऑब्जेक्ट यदि रेस्ट में था तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी भाई साहब? वेलोसिटी कितनी है इसकी? यहां पे 0। मोशन में चला गया तो वेलोसिटी क्या है? कुछ भी है, 0 तो नहीं है, मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड की है। वेलोसिटी जब रेस्ट में थी तो कितनी है? 0। जब मोशन में है कुछ भी है XYZ, लेकिन 0 तो नहीं है ना। कोई ऑब्जेक्ट यदि मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी 0 नहीं होगी। तो लेट अस सपोज कि इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी वेलोसिटी कितनी हुई? 0 से बढ़ के 10 मीटर पर सेकेंड। अब जरा सा याद करिए, वेलोसिटी में चेंज को कहते क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन।
वेलोसिटी में चेंज को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन, दैट इज कॉल्ड आल्सो त्वरण। क्या बोलते हैं इसको? त्वरण। यानी कि रेस्ट से मोशन में यदि कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है तो उसमें फोर्स की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से मोशन में जा रहा है मतलब उसमें होता क्या है? एक्सेलरेशन होता है। इसका मतलब है कि किसी बॉडी को एक्सेलरेट करने के लिए फोर्स की जरूरत पड़ेगी। उल्टा सोचिए, यदि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है और रेस्ट में आई, यानी कि इसकी वेलोसिटी यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड थी और रेस्ट में आने का मतलब कितना हुआ? 0 मीटर पर सेकेंड। अगेन हो क्या रहा है? एक्सेलरेशन। क्यों? चेंज इन वेलोसिटी हो रही है। रिटार्डेशन कह लीजिए, क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, लेकिन वेलोसिटी में चेंज हो तो यहां पे भी क्या हो रहा है? आपका एक्सेलरेशन हो रहा है। क्लियर? यानी कि आइदर दिस हैपन फ्रॉम दिस, आइदर दिस हैपन फ्रॉम दिस, या इससे ये हो या इससे हो, दोनों ही केस में हो क्या रहा है? हो क्या रहा है? एक्सेलरेशन हो रहा है। हो क्या रहा है? एक्सेलरेशन हो रहा है। और एक्सेलरेशन के लिए किस चीज की जरूरत पड़ रही है? फोर्स की। यानी कि यदि हम न्यूटन फर्स्ट लॉ की डेप्थ में जा रहे हैं तो हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे, वी कम ऑन द कंक्लूजन दैट फोर्स इज नीडेड फॉर द एक्सेलरेशन इन एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए फोर्स की जरूरत पड़ती है। क्लियर हो गया? न्यूटन फर्स्ट लॉ का कंक्लूजन ये हुआ कि किसी भी ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए फोर्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि न्यूटन ने कहा था कि रेस्ट में है तो रेस्ट में, फोर्स मोशन में है तो मोशन में। क्लियर हो गया इतनी सब। लेकिन क्या प्रूफ हुआ अभी तक? कि किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन या मोशन से रेस्ट में जाने के लिए फोर्स की जरूरत पड़ती है। रेस्ट से मोशन या मोशन टू रेस्ट या मोशन कम वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी का मोशन या ज्यादा वेलोसिटी से कम वेलोसिटी का मोशन, इन सारे केसेस में हो क्या रहा है? इन सारे केसेस में हो रहा है एक्सेलरेशन। इसका मतलब यह हुआ कि फोर्स इज नीडेड फॉर द एक्सेलरेशन। फोर्स इज नीडेड फॉर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के लिए फोर्स की जरूरत पड़ती है। ये किसने कहा? ये न्यूटन फर्स्ट लॉ ने कहा। तो भाई साहब, जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ने इतनी चीज कही थी, तो ये सेकेंड लॉ की जरूरत क्यों आ गई? क्या जरूरत पड़ गई? सेकेंड लॉ की जरूरत क्यों पड़ गई? अब इस पे जाते हैं। मान लीजिए आप कोई सामान खरीदने गए, तो आपके पॉकेट में पैसे है और आपको कुछ खाना है। तो जब कुछ खाना है तो ये चीज तो कंफर्म है कि आपके पॉकेट में पैसा है, आप वो चीज खरीद लेंगे। लेकिन आपके पॉकेट में पैसा है तो क्या आप सारी चीजें खरीद लेंगे? नहीं, आप उतनी ही चीज खरीद पाएंगे, आप वही चीज खरीद पाओगे जो आपके पॉकेट में पैसा है उतनी वैल्यू में मिले। उसी तरीके से जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, उसने ये बताया कि एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करने के लिए, किसको? एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करने के लिए फोर्स की जरूरत पड़ती है। यानी कि फोर्स के बारे में बताया है क्वालिटेटिव एक्टिविटी। क्या बताया? क्वालिटेटिव बिहेवियर बताया। क्वालिटेटिव बिहेवियर का मतलब क्या हुआ? कि फोर्स की क्वालिटी क्या है? फोर्स की क्वालिटी है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना। गोरा बनाने वाली क्रीम की क्वालिटी क्या है? गोरा बनाना। कितना बनाएगी, कितने दिन में बनाएगी, कितनी रात में बनाएगी, कितना लगाना पड़ेगा, ये नहीं, बस उसकी पहले प्रॉपर्टी ये है कि वो गोरा बना देगी। क्लियर? अब देखिए, तो यानी कि न्यूटन फर्स्ट लॉ का कंक्लूजन हो गया कि फोर्स इज नीडेड फॉर एक्सेलरेशन। क्लियर? अब न्यूटन सेकेंड लॉ की जरूरत क्यों पड़ी और न्यूटन सेकेंड लॉ ने कहा क्या? न्यूटन सेकेंड लॉ की जरूरत ये पड़ी कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ने ये तो कह दिया कि फोर्स की जरूरत पड़ेगी एक्सेलरेशन के लिए। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किसी भी बॉडी में, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किसी भी ऑब्जेक्ट में करना है तो हमें जिसकी जरूरत पड़ेगी वो फोर्स है। लेकिन न्यूटन फर्स्ट लॉ नेवर एक्सप्लेन अबाउट द वैल्यू ऑफ द फोर्स। न्यूटन फर्स्ट लॉ फोर्स कितनी जरूरत पड़ेगी,
फोर्स के रिक्वायरमेंट कितनी पड़ेगी इसके बारे में नहीं बताता है। तो वो कौन बताता है? वो बताता है आपका न्यूटन सेकंड लॉ। क्लियर हुआ? तो न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या करता है? न्यूटन फर्स्ट लॉ बताता है कि एक्सेलरेशन के लिए फोर्स की जरूरत पड़ेगी, और न्यूटन सेकंड लॉ ये बताता है कि उस एक्सेलरेशन के लिए कितनी, हाउ मच अमाउंट, हाउ मच वैल्यू, कितनी वैल्यू, हाउ मच मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगी, वो बताता है हमारा न्यूटन सेकंड लॉ। नाउ अब न्यूटन फर्स्ट लॉ का सेकंड लॉ में आते हैं। इतने एक्सप्लेनेशन से हमने ये समझ लिया कि यदि कोई यहां पे ऑब्जेक्ट है और इसको एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? फोर्स की। यानी कि फोर्स की जरूरत पड़ेगी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए, और यदि ये कोई ऑब्जेक्ट है तो इसका कोई मास भी होता है। क्लियर है? इसका कुछ मास भी होता है। अब देखिए, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है और इसमें हमको 10 मीटर पर सेकेंड का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है, तो कुछ फोर्स की जरूरत पड़ेगी। और इसी ऑब्जेक्ट में यदि हमको 20 मीटर पर सेकेंड का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है तो भी कुछ फोर्स की जरूरत पड़ेगी। और इसी ऑब्जेक्ट में यदि आपको 50 मीटर पर सेकेंड का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है तो भी आपको फोर्स की जरूरत पड़ेगी। क्लियर? मतलब कि आपको चॉकलेट खरीदनी है या बिस्किट खरीदना है या आपको जो है बर्गर खाना है, तीनों में पैसे की जरूरत पड़ेगी। लेकिन क्या तीनों के लिए सेम पैसे की जरूरत पड़ेगी? आंसर होगा नहीं। ठीक इसी तरीके से यहां पे इस मास तीनों का सेम मान लेते हैं। इस ऑब्जेक्ट में 10 मीटर पर सेकेंड का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है, फोर्स की जरूरत पड़ेगी। एक्सेलरेशन के लिए फोर्स की जरूरत पड़ेगी 20 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन के लिए फोर्स की जरूरत पड़ेगी 50 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन के लिए फोर्स की जरूरत पड़ेगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या इन तीनों ही केस में जो फोर्स की जरूरत पड़ रही है, इफ दिस इज F1, दिस इज F2 एंड दिस इज F3, क्या F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू F3 है? आंसर होगा नहीं भाई, नहीं है। किसी गेंद को धीरे से लुढ़काना है, किसी गेंद को उससे तेज लुढ़काना है, किसी गेंद को उससे भी तेज लुढ़काना है। तो क्रिकेट खेल रहे हैं, आपको सिंगल लेना है, डबल लेना है, चौका मारना है, छक्का मारना है, तो क्या सब हर के लिए फोर्स बराबर जरूरत पड़ती है? चौका मारे या छक्का मारे? नहीं, अलग अलग होता है। इसका मतलब यह है कि फोर्स की जो वैल्यू है उसको हम मेजर कर सकते हैं कि उसने कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया। द फोर्स कैन बी मेजर्ड बाय द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स। क्लियर? द फोर्स कैन बी measured by the acceleration produced by the force। तो ये देखा गया कि 10 मीटर पर सेकेंड का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस के लिए कम फोर्स की जरूरत पड़ेगी, 20 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए उससे ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी, और 30 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए या 50 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए उससे ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी। यानी कि कंक्लूजन ये है कि फोर्स की मेजरमेंट हम एक्सेलरेशन से कर सकते हैं। अब सवाल नंबर 2 ये है कि एक ईंट है आपके पास, इतनी बड़ी ईंट है, उसको यहां से एक निश्चित है 5 फीट की दूरी तक फेंकना, और ये इतने बड़ा पत्थर है, उसको भी उठा के यहां से 5 फीट की दूरी तक फेंकना है। क्या दोनों केस में एक आपके पास इतनी बड़ी ईंट है और आपके पास एक इतना बड़ा पत्थर है, क्लियर? हमको दोनों को 5 मीटर की डिस्टेंस से फेंकनी है, दोनों की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यानी कि जब फेंकेंगे तो दोनों की फाइनल वेलोसिटी सेम है, एक्सेलरेशन सेम होगा, दोनों ही ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन सेम होगा। लेकिन क्या इस छोटे पत्थर, इस छोटी ईंट को और इस बड़े पत्थर को सेम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कराने के लिए सेम फोर्स की जरूरत पड़ेगी? आंसर होगा नहीं। छोटी ईंट है, कम फोर्स लगेगा,
बड़ा सा पत्थर है, ज्यादा फोर्स लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इन दोनों कंक्लूजन का मतलब क्या हुआ? इन दोनों कंक्लूजन का मतलब ये हुआ कि फोर्स क्या हुआ? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। क्लियर? और दूसरा हुआ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, यानी कि फोर्स प्रोपोर्शनल टू ए एंड फोर्स प्रोपोर्शनल टू एम, इट मींस force proportional to ma, it means force equal to kma, where k is a constant, where k क्या है? कांस्टेंट है। यदि m और a की यूनिट कुछ इस तरीके से मानी जाए कि k की वैल्यू 1 हो जाए तो F इक्वल टू ma, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और दिस इज द न्यूटन सेकेंड लॉ। F इक्वल टू ma ही न्यूटन का सेकेंड लॉ है। क्लियर? तो फर्स्ट लॉ में क्या था? फर्स्ट लॉ में सिर्फ ये बताया कि फोर्स की नीड होती है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए, और सेकंड लॉ में ये बता रहा है कि कितनी फोर्स की जरूरत पड़ेगी। एफ का फॉर्मूला क्या होगा? एम इंटू ई, मास इंटू एक्सेलरेशन। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट था थ्योरेटिकल। अब ये कॉन्सेप्ट और आता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में, वो क्या होता है? न्यूटन सेकेंड लॉ का जो दूसरा कॉन्सेप्ट है, असली कॉन्सेप्ट यही है, वो तो थ्योरी था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू फोर्स, यानी कि अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। थ्योरेटिकली एग्जाम में लिखने के लिए डेफिनेशन जो होगी वो ये होगी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी एंड द चेंज इन मोमेंटम टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। कठिन नहीं है, एक बार धीरे से दिमाग लगाइए, समझ लीजिए। हिंदी में कहेंगे तो संवेग परिवर्तन की दर बल के बराबर होती है। क्या पढ़ेंगे? संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के बराबर होती है। संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के बराबर होती है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज directly proportional to the force and the change in momentum takes place in the direction of force applied. Clear? तो संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के बराबर होती है, और संवेग परिवर्तन की दिशा, क्यों? क्योंकि संवेग क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। तो संवेग परिवर्तन की दिशा लगाए गए बल की दिशा में होती है। इंग्लिश में पढ़ेंगे यदि इसको, और न्यूटन सेकेंड लॉ के डेफिनेशन की बात करेंगे लिखने वाली, तो क्या होगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स एंड the change in momentum takes place in the direction of force applied। अब जरा सा इसको डिराइव करते हैं कि न्यूटन सर ने जो कहा वो कैसे सही है, कैसे गलत है, कितना सही है। चलिए, तो हमको क्या करना है? प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए ये मान लेते हैं कि यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है? m है। लेट अस सपोज कि इसकी वेलोसिटी u है। मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है? मोमेंटम इक्वल टू mv, मास इंटू वेलोसिटी। पढ़ चुके हैं पहले, जिसने नहीं पढ़ा होगा मोमेंटम नाम का एक वीडियो है, वीडियो क्लास, उसको पढ़ लेगा। मोमेंटम नाम से मिल जाएगा आपको। तो मोमेंटम p इक्वल टू mv, यानी कि मास इंटू वेलोसिटी। लेट अस सपोज कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, तो इसका मोमेंटम कितना होगा?
mu। क्लियर? यदि कोई ऑब्जेक्ट जिसका मास m है और जो u वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, तो इसका मोमेंटम क्या होगा? मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। फॉर्मूला है, रट्टा मान लीजिए। तो यहाँ पे मास है m इंटू वेलोसिटी है u, यानी कि मोमेंटम को यदि p1 से माने तो p1 इक्वल टू m इंटू u। मान लीजिए कि इस पे फोर्स अप्लाई हुआ F फोर्स अप्लाई होगा। जब फोर्स अप्लाई होगा तो होगा क्या? फोर्स अप्लाई होने पे वेलोसिटी क्या होती है? बढ़ती है। वेलोसिटी क्या होती है? बढ़ती है ना? सही है। तो इसकी वेलोसिटी मान लीजिए बढ़ के हो गई v। मास को हम m ही मानते हैं, मास तो m ही रह गया। तो अब इसकी वेलोसिटी कितनी है? v। इस केस में मोमेंटम लेटर सपोज कर लीजिए p2 है, तो p2 इक्वल टू क्या होगा? अगेन m इंटू v। यहां पे वेलोसिटी u थी, मोमेंटम हो गया m इंटू u। यहां पे वेलोसिटी v है, मोमेंटम हो गया m इंटू v। यानी कि यदि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, जो u वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा था, तो उसका मोमेंटम कितना होगा? m इंटू u। उस ऑब्जेक्ट पे हमने कोई फोर्स लगाया। जब हमने उस ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लगाया तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या हो गई? बढ़ गई। जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ गई तो उस केस में उसका मोमेंटम कितना हो जाएगा? m इंटू v, क्योंकि मोमेंटम इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो यानी कि यहां पे मोमेंटम mu, यहां पे मोमेंटम mv। अब देखिए चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ? चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ? चेंज इन मोमेंटम होगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि mv माइनस mu। क्लियर? अब हमें क्या पढ़ना है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या पढ़ना है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना हो जाएगा? चेंज ऑफ मोमेंटम कितना था ये? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो जाएगा mv माइनस mu अपॉन t। क्लियर? m कॉमन है, यहां भी m कॉमन है, यहां भी m को बाहर निकालिए तो हो जाएगा mv माइनस u अपॉन t। v माइनस u अपॉन t क्या है? v का मतलब फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी। v माइनस u क्या हो गई? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। इसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो यानी कि ये बराबर हो गया आपका ma, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो हो गया ma के बराबर हो गया। और अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था इसके पहले कि फोर्स इक्वल टू कितना होता है? F इक्वल टू कितना होता है? ma होता है। यानी कि इसको हमने यहाँ पे फोर्स लिख दिया, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू फोर्स। फिर से डिराइव करते हैं। ये सपोज करते हैं बहुत कूल माइंड से कि एक ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट का मास कितना है? m है। इसकी वेलोसिटी कितनी है? u है। जब इस पे फोर्स F लगाया गया, when the force F is applied on it, so let us suppose its velocity increases from u to v. Now, in the first case, when its velocity is u, the momentum of this object is m into u, because momentum equal to mass into velocity. Clear? Now, the case when the velocity of the object is v, then the momentum will be m into v, mv. It means the initial momentum of the body is mu and the final momentum of the body is mv. Clear? Now, change in momentum, the value of change in momentum. Change in momentum means final momentum minus initial momentum. यानी कि change in momentum equal to mv minus mu. Rate of change of momentum means final momentum minus initial momentum divided by time. It means mv minus mu divided by time. Now, m is common. Take it outside. The same equation become m v minus u upon t. v minus u upon t. Look at it. v minus u upon t. v minus u means change in velocity divided by time. Velocity divided by time. Velocity divided by time.
ध्यान दीजिएगा, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन, यानी कि v माइनस यू डिवाइडेड बाय टाइम क्या हो गया, एक्सेलरेशन, यानी कि ये आपका किसके बराबर हो गया, एक्सेलरेशन के बारे में। ये किसके बराबर हो गया, यानी कि यहां से हमने देखा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके बराबर हो गया, me के बारे में। और अभी इसके पहले हमने क्या पढ़ा कि F इक्वल टू ma, यानी कि ये प्रूव हो गया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके बराबर होता है, फोर्स के बराबर होता है। तो यदि आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू फोर्स इक्वल टू ma। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू फोर्स इक्वल टू ma। क्लियर, यही तो हमारा न्यूटन का सेकेंड लॉ है। अच्छा, इतनी कहानी पढ़ ली हम लोगों ने न्यूटन सेकेंड लॉ की, इसका कोई डेली लाइफ में यूज भी है, इसका कोई डेली लाइफ में यूज भी है, बस किताब में पढ़ लिया फिजिक्स से, और फिजिक्स का एक एक वर्ड आपके डेली लाइफ में यूज होता है। और जब आप इस सारे थ्योरी को आप प्रैक्टिकल लाइफ में जब अपने साथ ऐड करने लगेंगे तो आपको पढ़ने में मजा आएगा, ऐसे लगेगा किताबी ज्ञान है, बुक नॉलेज है, पढ़ना है, रट्टा मारना है फार्मूला, और फिर हमको भूल जाना है। लेकिन फिर आपका ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा, तो इसको थोड़ा सा अपने डेली लाइफ के हर चीज़ में यूज़ करना है। जैसे बताए तो मार्कर लिया है, छोड़ दिया फिजिक्स से, मार्कर को उठाया है फिजिक्स से, हम पृथ्वी पे खड़े हैं फिजिक्स से, फैन लाइट ऑन किया बल्ब जलने लगा फिजिक्स से, स्विच ऑन किया फैन चलने लगा फिजिक्स से। तो जिस जिस चीज को आप कोरिलेट करेंगे वो क्या है, हम बोल रहे हैं क्या है, साउंड, साउंड क्या है, फिजिक्स, लाइट, ऑप्टिक्स पढ़ा जाता है, लाइट एनर्जी क्या है, फिजिक्स, हर चीज फिजिक्स है। तो अब ये जो इस फार्मूले का दैनिक जीवन में एक एग्जाम्पल देख लेते हैं और हमको समझ में आ जाएगा कि चेंज इन मोमेंटम फोर्स के बराबर होता है, तो इसका डेली लाइफ में यूज क्या है। समझिए, जब क्रिकेटर क्रिकेट खेलते हैं तो यदि बैट्समैन ने किसी बॉल को तेज हिट किया, यानी कि बॉल तेज आ रही है, तो जनरली जो फील्डर होता है वो बॉल को ऐसे नहीं रोकता है कि ऐसे रोक लिया बॉल किस पे गिर जाए। पहली चीज तो ऐसे रोकने में पकड़ने की चांसेस कम होते हैं, पकड़ने के चांसेस कम होते हैं, वो बॉल जा सकती है हाथ से बाहर। दूसरी चीज फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि जब क्रिकेट की बॉल आती है और बॉल तेज है, बॉल ऊपर है, तो फील्डर बॉल की तरफ देखता है ऐसे, और फिर बॉल को ऐसे लेके ऐसे करता है। क्लियर, क्रिकेट आप भी खेलते होंगे तो आप भी ऐसे करते होंगे, भले आपको ना पता हो कि उसका न्यूटन सेकंड लॉ से कोई मतलब है, नहीं करते। ऐसी बहुत सी चीजें हमको पता नहीं होता क्यों फिजिक्स है, लेकिन हम लोग पता करते हैं। तो बॉल को ऐसे लिया और ऐसे पकड़ के वो यहां तक ऐसे लाता है। ऐसा क्यों करता है, क्या है उसका रिलेशनशिप है इस फिजिक्स से, मतलब है क्या, मतलब है जब बॉल आई तो मान लीजिए उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, जब बॉल आप पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद उसको धीरे धीरे कच कैसे रोकते हैं, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी कितना हो गया, 20 मीटर पर सेकेंड माइनस 0/t। क्लियर, 20 मीटर पर सेकेंड माइनस 0/t यानी कि 20/t। और ये 20/t यानी कि चेंज इन मोमेंटम, इसका मास कुछ भी होगा, मास को एक मिनट के लिए इग्नोर कर दीजिए क्योंकि चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय फोर्स है, तो यानी कि ये 20/t जो होगा, या चलिए मास से मल्टीप्लाई कर लीजिए, मान लीजिए मास 5 था, तो 5 × 20/t ये किसके बराबर होगा, फोर्स के बराबर होगा। बॉल है, बॉल की मास मान लीजिए 5 कुछ भी था, 5 ग्राम था, और ये 20 मीटर पर सेकेंड है, तो मोमेंटम आपका ये हो गया। क्लियर,
अब यदि टी की वैल्यू कम है, यानी कि बॉल जैसे हमने ऐसे रोक लिया, यानी कि बॉल आई और तुरंत रुक गई, तुरंत उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, तो टाइम मान लीजिए कि कुछ नहीं 1 सेकंड मान लीजिए, तो 20 × 50 100, यानी कि फोर्स कितना लगेगा, ये जो बॉल आई वो आपके हाथ पे फोर्स कितना लगाएगा 100 का। यदि आपने बॉल को रोकने में 2 सेकंड लिया, इस टी की वैल्यू 2 कर दी, तो 100 डिवाइडेड बाय 2 कितना 50, फोर्स कितने का लगेगा 50 का। यदि आपने बॉल को ऐसे ऐसे रोकने धीरे धीरे 4 सेकंड ले लिया, तो डिवाइडेड बाय 4, यानी कि फोर्स कितना लगेगा 25 का, यानी कि चोट कम लगेगी। जैसे 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 हम जितनी आसानी से बॉल को कैच करते हुए नीचे आते हैं, हमको चोट कम लगती है। और जैसे आप खड़े किसी बैट्समैन ने मारा और तुरंत हमने ऐसे रोक लिया, कहीं भी नहीं आया, ऐसे रोक लिया, चोट ज्यादा लगती है। क्या रूल है, चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू फोर्स। तो ये हमारा होता है डेफिनेशन। तो ये हमारा, अब देखिएगा एक टर्म है कि ये प्रूफ करिए कि न्यूटन का जो सेकंड लॉ है, न्यूटन सेकंड लॉ, उसी में इंक्लूड होता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। बस ये ध्यान से समझ लीजिए कि उसी में इंक्लूड होता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। प्रूफ दैट न्यूटन फर्स्ट लॉ इज इंक्लूडेड इन द न्यूटन सेकंड लॉ। प्रूफ करते हैं। पहला, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या होता है, बहुत ज्यादा डिफाइन नहीं करेंगे, आप लोग दोनों पढ़ चुके हैं। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या होता है, F = ma। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या होता है कि नो फोर्स नो मोशन, यानी कि नो फोर्स इक्वल टू नो एक्सेलरेशन। ये तो होता है नो फोर्स नो एक्सेलरेशन। अब यहां पे देखिए F = क्या है ma, F = क्या है ma। यदि F को आपने 0 कर दिया, यदि F को आपने 0 कर दिया, तो ma = 0, यानी कि इस केस में एक्सेलरेशन होगा क्या, कोई एक्सेलरेशन होगा क्या, नहीं होगा। एक्सेलरेशन कितना होगा, 0 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि न्यूटन सेकंड लॉ में न्यूटन फर्स्ट लॉ इंक्लूडेड है। यदि आपने यहाँ पे फोर्स की वैल्यू को 0 कर दिया, एक्सेलरेशन ऑलरेडी 0 हो गया, क्योंकि मास तो किसी भी ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट रहता है, तो एक्सेलरेशन 0 हो गया। और यही तो कहता है न्यूटन फर्स्ट लॉ कि यदि कोई फोर्स नहीं लगाएंगे तो एक्सेलरेशन नहीं होगा। इट मींस न्यूटन सेकंड लॉ में ऑलरेडी न्यूटन का फर्स्ट लॉ इंक्लूडेड होता है। अब एक चीज मैं आपको पॉइंट्स बता दूं, पॉइंट ये है कि जो ये डेफिनेशन निकली, कौन सी डेफिनेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू फोर्स, ये उस केस में सही है जिस केस में मास कांस्टेंट रहता है। मास क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। वैसे तो अर्थ पे हम ये सपोज कर रहे हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मास कांस्टेंट रहता है, लेकिन वो आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है हायर क्लासेस में, m = होता है m0/1 - v²/c², यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का मास चेंज होता है कब, जब वो मोशन में होता है। v क्या है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है, m0 क्या है, उस ऑब्जेक्ट का रेस्ट मास है। रेस्ट का मास का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है उस समय जिसका मास हुआ। तो न्यूटन सेकंड लॉ में ये क्वेश्चन आ सकता है कि जनरली व्हेन इट इज ट्रू, तो इट इज ट्रू व्हेन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सपोज्ड टू बी कांस्टेंट। ये क्लियर हुआ। और यहां से फोर्स की डेफिनेशन जो निकल के आती है, फोर्स की यूनिट निकल के आती है, न्यूटन और डायन, और दोनों का यूनिट और दोनों की डेफिनेशन, वो हम फोर्स के चैप्टर में अलग से पढ़ चुके हैं, यहां से आप देख सकते हैं। डन।